हाँ भाई दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको नमस्ते। और एक बार जो है आपका फिर से इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था व्यक्तित्व। इससे पहले की दो क्लास के अंतर्गत हमने व्यक्तित्व की कुछ सामान्य चीजों के बारे में अध्ययन किया था, व्यक्तित्व की कुछ सामान्य चीजों को पढ़ने का हमने प्रयास किया था। आज की क्लास के अंतर्गत क्या खास या आज की क्लास में क्या ऐसा विशेष होने वाला है, तो दोस्तों आज की क्लास में अपन शुरू करने वाले हैं सिद्धांत या प्रकार कि व्यक्तित्व के सिद्धांत और व्यक्तित्व के प्रकार क्या क्या होते हैं। क्योंकि जिसने जो सिद्धांत दिया है उस सिद्धांत के अंतर ही उन्होंने प्रकार बताए। किसके बताएं? तो व्यक्तित्व के बताएं। आज 3-4 प्रकारों को अपन इस 30-40 मिनट की क्लास के अंदर पढ़ने का प्रयास करेंगे। कुछ 12-15 प्रकार जो है अपन को टोटल पढ़ने, जो 3-4 क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। व्यक्तित्व में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता है वो यही होता है इनके प्रकार एवं सिद्धांत। तो बिना समय गंवाए सीधा सीधा आप टॉपिक लगाइएगा, व्यक्तित्व के प्रकार या व्यक्तित्व के सिद्धांत। व्यक्तित्व के प्रकार या अपन क्या कहेंगे, व्यक्तित्व के सिद्धांत। हेडिंग लगा दीजिएगा, व्यक्तित्व के प्रकार या व्यक्तित्व के सिद्धांत। व्यक्तित्व के प्रकार या व्यक्तित्व के सिद्धांत। अब देखिएगा इसके अंतर्गत अपन सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे, तो क्रम से पढ़ेंगे। कौन सा पुराना था, उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया। सबसे पहले आपको मैं पढ़ाता हूं कि व्यक्तित्व को प्राचीन काल में कैसे क्या माना जाता था। सबसे पहले अगर अपन बात करें वेदों के अनुसार, या मैं ऐसे कहूं कि बताओ वैदिक संहिता के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं। किसके अनुसार? वैदिक संहिता के अनुसार। वैदिक संहिता व्यक्तित्व को लेकर क्या कहती है, तो वैदिक संहिता के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार कितने होते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी आपको ये पूछ लिया जाए कि बताओ वैदिक संहिता या वेदों के अनुसार जो है अधिगम के व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताएं, तो आपको ध्यान रखना है वैदिक संहिता के अनुसार व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए गए कि व्यक्ति जो होते हैं वो कितने, व्यक्तित्व जो होता है वो कितने प्रकार का होता है दोस्तों, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है दोस्तों, तो ध्यान रखना। एक इसके अंदर बताया गया है दोस्तों तमोगुणी। क्या बताया गया है दोस्तों? तमोगुणी। एक व्यक्तित्व का प्रकार होता है जिसको कहा जाता है रजोगुणी, और एक व्यक्तित्व का प्रकार होता है जिसको कहा जाता है सतोगुणी। सतोगुणी। अब देखिएगा, इनको 3 प्रकार के व्यक्तित्व हमारे वेदों के अंतर्गत बताए गए हैं। एक तो होता है तमोगुणी, एक व्यक्तित्व होता है रजोगुणी, एक व्यक्तित्व होता है सतोगुणी। अब ये क्या होते हैं, इनको अपन हल्का सा समझते हैं। देखो, तमोगुणी जो व्यक्तित्व होता है उसके अंदर जो गुण पाया जाता है, या उसके अंदर जो अपन विशेषताएं पढ़ेंगे इनके अंदर जो गुण पाया जाता है, किसके अंदर? तमोगुणी। तो ये तमोगुणी व्यक्तित्व जो होता है ना, इसके अंदर तामसी प्रवृत्ति पाई जाती है। कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है? तामसी प्रवृत्ति। क्या होती है तामसी प्रवृत्ति, इसको अभी अपन पढ़ेंगे। ध्यान रखना, रजोगुणी जो व्यक्तित्व होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, तो उसके अंदर पाया जाता है दोस्तों राजसी प्रवृत्ति। क्या पाया जाता है दोस्तों? राजसी प्रवृत्ति। और सतोगुणी जो होते हैं उनके अंदर कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है, तो उनके अंदर पाई जाती है आपके सात्विक प्रवृत्ति। यानी कि आप यदि बात करेंगे कि ये 3 प्रकार के जो व्यक्तित्व होते हैं, तमोगुणी, इनके अंदर तामसी प्रवृत्ति पाई जाती है। रजोगुणी के अंदर जो चीज प्रवृत्ति पाई जाती है उसको राजसी कहते हैं, और सतोगुणी के अंदर जो प्रवृत्ति पाई जाती है उसको क्या कहते हैं अपन? सात्विक कहते हैं। 3 प्रकार के व्यक्तित्व हैं, और तीनों प्रकार के व्यक्तित्व के अंदर 3-3 प्रवृत्तियां हैं, जो तीनों प्रकार में अलग अलग प्रवृत्तियां पाई जाती है। इसको तम, रज और सत भी कहते हैं। तामसी है ना, इसको राजसी, सात्विक और तामसी भी कहते हैं। अब ये क्या होते हैं, इनको अपन समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन तामसी प्रवृत्ति के व्यक्तित्व। तामसी का मतलब यह होता है ऐसे व्यक्तित्व या ऐसा व्यक्ति जो अधिकांश समय तक चिड़चिड़ा रहता हो, अत्यधिक गुस्सेल प्रवृत्ति का हो, अत्यधिक स्वार्थी प्रवृत्ति का हो, या अपन यूं कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्तित्व जो जीवन में केवल और केवल स्वयं के बारे में सोचता हो, है ना, प्रत्येक व्यक्तियों के बारे में बुरा जो है उसके विचार जो है सबसे अधिक चलते हो, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं तामसी प्रवृत्ति का व्यक्तित्व। जो हर समय कोई न कोई उदंड करना चाहता है,
जो हर समय कोई न कोई जो है बुरा करना चाहता, जो हर समय कुछ न कुछ जो है यूनिक करना चाहता है, अलग करना चाहता है, लेकिन कैसे? अपने खराब गुण की विशेषताओं के कारण। ऐसे व्यक्तित्व को हम कहते हैं तामसी। हमने कभी कभी महिलाओं के लिए इस शब्द का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता था वैदिक काल में, कि तामसी प्रवृत्ति जो है महिलाओं में ज्यादा पाई जाती। हम सब लोग जानते हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में जो है वो चिड़चिड़ापन थोड़ा सा ज्यादा पाया जाता है। इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी है और कुछ मनोवैज्ञानिक कारण भी है, जिसके ऊपर अभी अपन चर्चाएं नहीं करेंगे, लेकिन ज्यादा पाई जाती है। इसीलिए कई बार महिलाओं के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसमें तामसी प्रवृत्ति की बहुत ज्यादा होगी। तामसी का मतलब चिड़चिड़ी, गुस्सेल होना, है ना, अत्यधिक क्रोध आना, किसी के प्रति कोई इमोशंस नहीं होना, कोई संवेग नहीं होना, अत्यधिक स्वार्थ आ जाना, इस प्रकार के व्यक्ति को कहते हैं तामस। ये अपराधी प्रवृत्ति टाइप के लोग होते हैं। वर्तमान की यदि परिस्थितियों को देखें ना अपन, तो वर्तमान की परिस्थितियों के अनुसार देखोगे तो ये अपराधी प्रवृत्ति के जितने भी लोग होते हैं ना, उस टाइप का व्यक्तित्व जो पाया जाता है वो किसके अंदर पाया जाता है? वो पाया जाता है आपके इस तामसी प्रवृत्ति में, है ना। नशीले पदार्थों का सेवन करना, हर वो बुरा कार्य जो सही तरीके से किया जाता है। देखो, एक तो होता है कि बुरा करते और कहते कि मैंने बुरा किया, मैं बुरा कर रहा हूं। एक शराब पीने वाला ये कहे कि शराब पीना गलत है, तो चलो समझ में आ रहा है कि वो पी के कम से कम ये स्वीकार तो कर रहा है गलत है। ये तामसी प्रवृत्ति के ऐसे लोग होते हैं, गलत करते लेकिन गलत को अच्छा बताते कि ये तो हमने बढ़िया किया था, ये तो गलत है ही नहीं। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है तामसी व्यक्तित्व। अब अपन बात करते हैं राजसी व्यक्तित्व किसे कहा जाता है। राजसी व्यक्तित्व ऐसा व्यक्ति जो राज करना चाहता हो। और राज कौन कर सकता है? राज वही व्यक्ति कर सकता है जो सभी लोगों को साथ में लेकर के चले। इनके अंदर एक ऐसी विशेषता पाई जाती है समायोजन की। कहीं पर भी ये लोग जाते अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, ये अपने जीवन में बैलेंस बना करके चलते हैं। ऐसे लोग जो तामसी प्रवृत्ति के होते हैं उनको भी अपने साथ में रख लेते हैं। ऐसा लोग जो राजसी प्रवृत्ति के सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं उनको भी प्रसन्न रख लेते हैं। हर तरह से लोगों को प्रसन्न रखने की क्षमता होती है। हाँ, ये लोग संघर्षशील होते हैं, है ना। ये लोग जीवन में कुछ अच्छा करने वाले होते हैं, इनका ईगो बड़ा हाई होता है, राजसी प्रवृत्ति का लोग। और सात्विक प्रवृत्ति वाले ये बड़े शांत, सुशील, सरल स्वभाव के, धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्तित्व, बिल्कुल नैतिकवादी, सामाजिकवादी, किसी से कोई द्वेष नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं, है ना, किसी भी प्रकार की गलत आदतें नहीं, बिल्कुल सन्यासी व्यक्ति, संत व्यक्ति जो है वो कौन है? सात्विक है। और इन दोनों के बीच में बैलेंस बना करके जो चलता है उसका नाम क्या है? राजसी प्रवृत्ति। सामान्य तौर पर यह देखा गया है कि सात्विक बनना तो बहुत मुश्किल काम है, प्रत्येक व्यक्ति के बस में भी नहीं है कि वो अपने आप को सात्विक बना पाए, लेकिन एक प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को राजसी प्रवृत्ति का जरूर बना सकता है। तो तामस तो बुरा गुण माना जाता है, लेकिन राजसी प्रवृत्ति का गुण अच्छा माना जाता है। तो ये कुछ एक विशेषताएं हैं जो आपको हल्की फुल्की इनके बारे में क्या रखनी है? याद रखनी है। जैसे ज्यादा तो नहीं लिखूंगा मैं, एक दो लिखा करके। तामसी प्रवृत्ति की बात करें तो ये लोग जो होते अत्यधिक गुस्सेल प्रवृत्ति के होते हैं। इनका स्वभाव जो होता है वो कैसा होता है? चिड़चिड़ा होता है। ये व्यक्तित्व जो होता है वो कैसा होता है? अर्थात स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है। और इनके अंदर अपराधजनक प्रवृत्तियां अधिक पाई जाती हैं। अपराधजनक इनकी क्या होती है? वृत्तियां होती है। इनकी आदत जो होती है वो अपराधों से जुड़ी हुई होती है। ऐसी चीजें करना इनको क्या लगता है? अच्छा लगता है। तामस टाइप के लोग जो हैं ये पाए जाते हैं। एक होते हैं राजसी प्रवृत्ति के लोग, ये ध्यान रखना। समायोजन करने वाले, जीवन में जो एडजस्टमेंट करना है इन्हीं को करना। समायोजन करने वाले, संतुलन बनाकर चलने वाले, बैलेंस बनाकर चलने वाले, संतुलन बनाकर चलने वाले। सबसे ज्यादा संघर्षशील व्यक्तित्व होता है ये, है ना। सबसे ज्यादा संघर्ष यही करता है, संघर्षशील व्यक्तित्व। और सभी को प्रसन्न रखने वाले, सभी को प्रसन्न रखने वाले, सबको खुश रखने वाले। ये जो व्यक्तित्व कहलाता है वो कौन सा कहलाता है मेरे दोस्तों? राजसी प्रवृत्ति का व्यक्तित्व कहलाता है। या ये जो व्यक्तित्व कहलाता है वो क्या कहलाता है? रजोगुणी कहलाता है। क्लियर? यहां तक ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते और अंतिम चीज अपन और पढ़ते हैं, सात्विक प्रवृत्ति या सतोगुणी। तो मैंने कहा कि ये बड़े सरल स्वभाव के, सत्यता पर चलने वाले, है ना, सत्य पर चलने वाले, बड़े सुशील, है ना, बड़े आदर्शवादी, है ना, बड़े नैतिकवादी और बड़े पारंपरिक व्यक्तित्व होता है। नैतिकवादी और बड़ा पारंपरिक व्यक्तित्व होता है। भगवान के ऊपर भरपूर भरोसा करने वाला व्यक्तित्व जो होता है वो कौन सा होता है? सात्विक। तो दोस्तों ये थे आपके
सबसे पहले व्यक्तित्व का हमें पता कहां से चलता है? तो दोस्तों भारतीय परिवेश के अंतर्गत यदि अपन पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले पता जो चलता है वो कहां से चलता है? वो यहीं से चलता है कि तपोगुणी हमारे जो है तीन प्रकार के जो है व्यक्तित्व वेदों के अंदर बताए गए हैं। तीन प्रकार की पर्सनैलिटी की बात हमारे वेदों में की गई है ना, जिसमें एक सात्विक होता है, एक राजसी होता है और एक कौन होता है? आपके तामसी प्रवृत्ति का व्यक्तित्व पाया जाता है। और तीनों के अंदर क्या क्या विशेषताएं होती है जो मैं आपको थोड़ा सा बता दिया है। क्लियर? अब यहां पे अपन एक की बात और करते हैं, एक व्यक्तित्व की बात और करते हैं। वो क्या बात करते हैं? वो ये बात करते हैं कि आपको शायद पता होगा कि इसके बाद व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार विकसित होता है या इनके बाद कौन से व्यक्तित्व का प्रकार आता है, उनकी बात अपन हल्की सी करते हैं। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि चरक संहिता के अनुसार या आयुर्वेद के अनुसार, कुछ भी कह सकते हो आप, दोनों एक ही बात होगी। यदि मैं कहूं कि चरक संहिता या फिर आयुर्वेद के अनुसार व्यक्तित्व के भागों को वर्गीकृत किया गया, आयुर्वेद के अनुसार। अब देखो आयुर्वेद क्या मानता है? आयुर्वेद ये मानता है कि व्यक्तित्व केवल प्रकृति पर निर्भर करता है। वो पर्सनैलिटी को किसी गुण से नहीं तोलता है, वो किसी से नहीं तोलता। वो कहता है कि पर्सनैलिटी बदलती रहती है। उनके अंदर तीन प्रकार के रोग पाए जाते हैं। जो रोग जो होते हैं वो वातावरण के कारण होते हैं और सभी रोगों के प्रभाव आपको अलग अलग रूप में, अलग अलग तरीके से हमें क्या होते हैं दोस्तों? देखने को मिलते हैं, या अलग अलग प्रकार से हमें उनके व्यवहार को जो है देखने को मिलता है। तो आयुर्वेद कहता है कि केवल तीन प्रकार के रोग पाए जाते हैं उनकी नजर में। कौन कौन से पाए जाते हैं? तो उनकी नजर में एक रोग होता है वात, एक रोग होता है पीत और एक रोग जो होता है वो कौन सा होता है? कफ। ये कहते हैं कि बस आयुर्वेद में तीन प्रकार के रोग बताए गए, वात, पीत और कफ। और जब किसी व्यक्ति में वात बढ़ जाता है तो उसका व्यक्तित्व अलग हो जाता है, जो वातावरण से होता है। पीत हो जाता है किसी के अंतर्गत और किसी के अंदर कफ बढ़ जाता है तो व्यक्तित्व में क्या बदलाव आता है। इनकी कोई खास विशेषताएं नहीं होती, बीमारियों की क्या विशेषताएं होती है। लेकिन चरक संहिता ने भी व्यक्तित्व को तीन भागों में कहीं न कहीं बांटने का प्रयास किया है। तो हल्का अपन को याद रखना है कि आपको ये पूछ ले कि बताओ चरक संहिता के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार कितने होते हैं, या चरक संहिता के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो आपको हल्का सा याद रखना है, चरक संहिता के अनुसार व्यक्तित्व के तीन प्रकार बताएं, वात, पीत और कफ। क्लियर? आगे चलते हैं थोड़ा और अब थोड़ी टेक्निकल चीजों के ऊपर आते हैं। व्यक्तित्व का सबसे पहले सटीक विश्लेषण एक मनोवैज्ञानिक ने किया था, एक विद्वान ने किया था जिसका नाम था हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स के अनुसार व्यक्तित्व के चार प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहला व्यवस्थित वर्गीकरण यदि किसी का माना जाता है, देखो वैदिक के अनुसार या आयुर्वेद के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्णन एक अलग भूमिका के अंतर्गत होता है। हम जो पढ़ रहे हैं एक तार्किक विषय, और तार्किक विषय में जो वर्गीकरण होगा वो बिल्कुल अलग टाइप का होगा। तो एक व्यवस्थित वर्गीकरण व्यक्तित्व का यदि किसी ने किया है तो वो किसी ने किया है हिप्पोक्रेट्स ने। विद्वान का नाम क्या था? तो विद्वान का नाम लिखिएगा, याद रखिएगा, हिप्पोक्रेट्स। तो ध्यान रखना, हिप्पोक्रेट्स का सिद्धांत या हिप्पोक्रेट्स के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार, हिप्पोक्रेट्स का सिद्धांत या हिप्पोक्रेट्स के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार, हिप्पोक्रेट्स के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहला वर्गीकरण जो माना जाता है व्यवस्थित, वो किसका माना जाता है? आपके सबसे पहला वर्गीकरण जो माना जाता है व्यवस्थित, वो माना जाता है आपके हिप्पोक्रेट्स का माना जाता है। किसका माना जाता है? आपके हिप्पोक्रेट्स। आपको यह ध्यान रखना है कि हिप्पोक्रेट्स ने वर्गीकरण करते समय व्यक्तित्व को कितने भागों में बांट दिया था? तो हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण करते समय व्यक्तित्व को चार भागों के अंदर जो है किया था। इनका ऐसा मानना था हिप्पोक्रेट्स का, हिप्पोक्रेट्स ये कहता था कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ द्रव्य पाए जाते हैं। तीन चार प्रकार के व्यक्ति के अंदर द्रव्य पाए जाते हैं। जब किसी एक द्रव्य की मात्रा अचानक से बढ़ जाती है या किसी एक द्रव्य की प्रभावशीलता हमारे शरीर के अंदर बढ़ जाती है तो हमारे व्यक्तित्व के कुछ लक्षण जो है प्रकट होने लगते हैं। अब उन्होंने कौन कौन से बताए तो यहां पे अपन देखते हैं। एक तो इन्होंने बताया था आपके काला पीत। क्या बताया मेरे दोस्तों? एक जो बताया था उनका क्या नाम था? आपके काला पीत। एक व्यक्तित्व का प्रकार बताया जिसका नाम था आपके लाल पीत। एक व्यक्तित्व का प्रकार बताया जिसका नाम था आपके पीला पीत, पीला पीत।
और एक का नाम बताया इन्होंने कफ, या फिर इसको अपन और किसी नाम से भी जान सकते हैं। तो आपको कप जो है इसको याद रखना, इसको श्लेष्मा भी कहा जाता है, लेकिन कप इसका नाम सही है। एक एक चीज को अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि 4 व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं, जिसमें से पहला प्रकार है आपका काला पित्त, या इसको ब्लैक बाइल के नाम से भी अपन जानते हैं। काला पित्त सबसे बढ़िया रहेगा, अपन को पढ़ने में आसानी भी होगी। तो अपन क्या कहेंगे दोस्तों इनके पास में? काला पित्त। देखो इनके अंदर जो चीजें पाई जाती हैं, सबसे चीजें इनके अंदर सारी विषादमय चीजें पाई जाती हैं। विषादमय चीजों का मतलब ऐसी चीजें जो कहीं न कहीं हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए ब्रेकर पैदा करती हैं। हिपोक्रेट्स कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के अंतर्गत कोई काला पित्त यदि अधिक विकसित हो जाए तो उसके अंदर जो सबसे पहले बढ़ता है वो क्या बढ़ता है मेरे दोस्तों? विषाद बढ़ता है। सबसे पहले जो बढ़ता है वो क्या बढ़ता है मेरे दोस्तों? विषाद बढ़ता है ना। सबसे पहले जो बढ़ता है उसको अपन क्या कहेंगे दोस्तों? विषाद कहेंगे। ये व्यक्ति आवश्यकता से अधिक निराश होते हैं। इनको ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, दुनिया में सबसे ज्यादा दुख हमारे पास में ही है। इनको इतनी निराशा होती है, इनको इतनी हताशा होती है कि प्रत्येक काम करने से पहले इनके मन में ये विचार आ जाता है कि ये काम मेरा सफल नहीं होगा, क्योंकि मेरे साथ में ये प्रकृति नहीं है, भगवान मेरा साथ नहीं देते, मेरा लक्ष्य सही नहीं है, मेरा भाग्य सही नहीं है। अपने आप इन लोगों के अंदर निराशा आती है। ये छोटी छोटी चीजों में हताशा ढूंढ लेते हैं, छोटी छोटी चीजों में निराशा ढूंढ लेते हैं। मतलब आप कुछ भी इनको ये कह दो, कुछ भी ये चीज कह दो तो अपने आप जो आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये ऐसे जिस किसी व्यक्ति के अंदर काला पित्त बढ़ गया है ना, ब्लैक बाइल किसी के अंदर बढ़ गया है, आप उस व्यक्ति के साथ में यदि कोई हल्की फुल्की मजाक भी कर लेते हो ना, तो वो व्यक्ति ऐसा फील करता है कि मेरी बहुत भारी इंसल्ट हो गई है। वो एकदम निराश और हताश और कुंठित होकर के चला जाता है। इनके अंदर कुंठित, ये लोग बड़े कुंठित होते हैं। कुंठित का मतलब घबराए हुए हैं, बिल्कुल अंदर ही अंदर से घबराए हुए, पता ही नहीं चल रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी हमें छोटी छोटी चीज़ों से भी निराशा हाथ लग रही है, छोटी छोटी चीज़ों से हताशा हाथ लग रही है, या फिर हम कुंठित हो चुके हैं, अरे हमारे नौकरी नहीं लग रही है, ये नहीं कर रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ बुरा हो रहा है। तो इसका मतलब कहीं न कहीं ब्लैक बाइल जो है हमारे अंदर बड़ा पॉजिटिव हो गया है, काला पित्त जो है हमारे अंदर क्या हो गया है दोस्तों? बढ़ गया है। तो ये ध्यान रखना कि छोटी छोटी बातों पर दिल पे ले लेना, छोटी छोटी बातों पर जो है किसी से अलग हो जाना, अत्यधिक निराश होना, अत्यधिक हताश होना, बड़ा कुंठित होना, घबराना, है ना, ऐसा जो रहता है इनके अंदर, वो किसके अंतर्गत रहता है? आपके काला पित्त वाले व्यक्ति के अंदर रहता है। तो काले पित्त के यदि किसी व्यक्ति के अंदर बढ़ जाता है तो उसके अंदर मूल गुण जो आता है वो कौन सा आ जाता है मेरे दोस्तों? विषाद। और इसके आने से क्या प्रभाव पड़ता है कि इनके अंदर क्या बढ़ जाती है? इनके अंदर निराशा बढ़ जाती है। इनके अंदर क्या आ जाती है? इनके अंदर हताशा आ जाती है। इनके अंदर एक प्रकार की क्या आ जाती है मेरे दोस्तों? घबराहट आ जाती है। इनको कुछ भी करने से क्या लगता है मेरे दोस्तों? भय लगता है। ये लोग क्या हो जाते हैं? आवश्यकता से अधिक कुंठित हो जाते हैं। ये व्यक्तित्व है इनका। ये काला पित्त बढ़ने से होता है, अंदरूनी होता है अपने आप, है ना। कभी कभी अपन निराश होना नहीं चाहते फिर भी निराशा आ जाती है, कभी कभी हम हताश होना नहीं चाहते फिर भी हताशा हमारे हाथ लग जाती है। ये सारी क्रियाएं जो होती है वो किससे होती है? अंदरूनी होती है, अपने आप होती है, स्वतः होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि निराश, हताश, कुंठा, घबराना, भय, है ना, ये सारी चीजें आपके कहीं न कहीं ब्लैक बाइल बढ़ने से होती है। और इसका मूल गुण जो है ब्लैक बाइल का वो क्या है? विषाद। विषाद का मतलब एक प्रकार का जहर हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न कर देता है। अब देखिएगा, किस आप मनोविज्ञान के थोड़े से ज्ञाता हो और आपके पास में कोई व्यक्ति आ जाता है और ये कहता है कि मैं बड़ा निराश हूं, मैं बड़ा हताश हूं, मैं घबराया हुआ हूं, मुझे हर चीज से डर लगता है, तो आप पहली बार में उसका अनुमान लगा दोगे कहीं न कहीं इसके अंदर ब्लैक बाइल बढ़ गया है ना। कहीं न कहीं काले पित्त की क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। अब यदि इसीलिए अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा है, अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है, अपने आप को घबराया हुआ महसूस कर रहा है, काला पित्त बढ़ गया है, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे? इसका ट्रीटमेंट करने का एक ही तरीका है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लैक बाइल को डाउन कैसे किया जाता है, ब्लैक बाइल को जो है संतुलन, ब्लैक बाइल का संतुलन कैसे बनाया जाता है। यदि ये थेरेपी आपको पता है तो आप उस बच्चे को निराशा से, हताशा से बाहर निकाल सकते हो। यदि आपको ये थेरेपी नहीं पता है तो किसी बच्चे को नहीं निकाल। समझ तो लोग कि निराशा से तो काला पित्त बढ़ा है, लेकिन इसको दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके दूर करने के लिए काला पित्त को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस में लाना पड़ेगा। काला पित्त को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? डाउन करना पड़ेगा।
इसका एक तरीका और भी है, एक थेरेपी क्या होती है वो तो मैं क्लास में क्या ही पढ़ूं, है ना, क्योंकि आपकी चीज से जुड़ी हुई नहीं है, वो तो हमारे काम की चीज है, जो साइकोलॉजिस्ट वगैरह हैं, जो कंसल्टेंसिंग काउंसलिंग वगैरह करते थे उनके काम की चीज है। आप इसको जान के भी क्या कर लोगे, रीट में आएगी नहीं, तो अपन फालतू में सेशन को लंबा इससे खींचते नहीं, कभी अलग से क्लास बनाएंगे इसके ऊपर, तब मैं आपको बताऊंगा। अब देखिएगा आपके अंदर आ जाता है मेरे दोस्तों लाल पित्त, या अपन इसको क्या कह सकते हैं मेरे दोस्तों, रक्त या ब्लड अपन इसको कह सकते हैं। इन लोगों के अंदर जो मुख्य गुण पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, जितने भी लाल पित्त या जितने भी ब्लड से जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं, इनके अंदर पाई जाती है सबसे ज्यादा आशावादिता। आशावादिता का मतलब वे कभी निराश नहीं होते, उनके अंदर एक जुनून है, उनके अंदर एक उत्साह है, इसके अंदर एक प्रसन्नता है कि मैं कुछ कर सकता हूं, मैं कुछ प्राप्त कर लूंगा। ये कभी हताश निराश नहीं हो सकते। एक तरीके से कह सकते हो कि इनके अंदर कभी भी निराशा इनके पास में नहीं आती। हमेशा इनके पास में जो बनी रहेगी वो क्या बनी रहेगी दोस्तों, आशा बनी रहेगी कि हाँ अच्छा होगा। इनके अंदर कभी बुरे विचार आते ही नहीं है, ये हमेशा पॉजिटिव सोचते, नेगेटिव थॉट ही नहीं आते इनके अंदर। वो होती है आशावादिता, है ना। आशावादिता का मतलब प्रत्येक चीज की एक आशा रखना कि हाँ बेहतरीन होगा, अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी सही हो रहा है, आगे जो होगा वो भी क्या होगा, अच्छा होगा। ये इनके अंदर पाई जाती है। और इसी आशावादिता के कारण ये बालक एनी टाइम एक्टिव रहते हैं, एनी टाइम सक्रिय रहते हैं। इन बालकों में अधिक सक्रियता जो पाई जाती है, अधिक एक्टिवनेस जो पाई जाती है, उसके पीछे कारण है उनके लाल पित्त का बढ़ जाना, उनके ब्लड का जो है दोस्तों क्या होता है, प्रभाव बढ़ जाना। यदि हमारे शरीर में ब्लड बढ़ जाता है, प्रभाव, हम ये नहीं कहते हंसो, हंसने से खून बढ़ता है, ये इसीलिए तो कहते हैं कि ज्यादा हंसने से लाल पित्त बढ़ता है। तो लाल पित्त से क्या होता है, हम प्रसन्नचित हो जाते हैं, हम सक्रिय हो जाते हैं, हमारे अंदर एक उत्साह आ जाता है, हमारे अंदर एक जुनून आ जाता है, हमारे अंदर एक आशा बन जाती है। ये देखो, जिन बालकों के अंदर काला पित्त बढ़ गया है ना, यदि आप ये चाहते हो कि अधिक प्रयास के बाद भी उसका काला पित्त या ब्लैक बाइल जो है उसको डाउन नहीं कर पा रहे हो ना, तो इसके पीछे एक तरीका और भी है। यदि आप ब्लैक बाइल को डाउन नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप एक काम करो, ब्लड को बढ़ा दो। समझ रहे हो ना, कि किसी व्यक्ति का काला पित्त इतना बड़ा हुआ है जिसमें उसमें निराशा, हताशा बहुत है, आप चाहते हो ये उत्साही और प्रसन्नचित रहे, तो आप यदि इस काले पित्त को कम नहीं कर पा रहे हो तो एक तरीका और भी है, इस लाल पित्त को बढ़ा दो। जैसे ही लाल पित्त का प्रभाव इस काला पित्त के ऊपर बढ़ेगा तो काला पित्त अपने आप दब जाएगा नीचे। तो दो तरीके होते हैं यहाँ पे कि जब भी किसी का ट्रीटमेंट कर रहे हो मनोवैज्ञानिक तरीके से, या तो काला पित्त को डाउन करो। यदि आपके प्रयास बहुत अधिक है और काला पित्त डाउन नहीं हो रहा है तो एक तरीके, काला पित्त को डाउन करना मुश्किल है, लाल पित्त को बढ़ाना आसान है। ध्यान रखिएगा, कभी ये चीज को मैं समझाऊंगा आपको कभी डिटेल से कि कैसे ये काम करता है, कैसे इसको दूर किया जाता है, कैसे कैसे इसकी थेरेपी वगैरह होती है, मैं सब समझाऊंगा आपको। लेकिन ये ध्यान रखना, मैं ब्लैक बाइल को डाउन करना बहुत मुश्किल है, ब्लड को बढ़ाना आसान है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लाल पित्त को बढ़ाने के ऊपर ज्यादा फोकस करो, ब्लैक बाइल को कम करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ब्लड जाएगा, ब्लैक बाइल डाउन आएगा, व्यक्ति के अंदर निराशा चली जाएगी, एक आशा आएगी, हताशा चली जाएगी, एक आशा आएगी, है ना, एक प्रसन्न चिन्हता आएगी, ये निष्क्रियता चली जाएगी, तो एक्टिवनेस जो है उसके अंदर भर जाएगी। तो ध्यान रखना, लाल पित्त के अंदर जो पाया जाता है वो कौन सा मुख्य गुण, कौन सा पाया जाता है, आशावादिता का मुख्य गुण पाया जाता है। ये लोग हमेशा कैसे रखते हैं मेरे दोस्तों, ये हमेशा सक्रिय रहते हैं, ये हमेशा खुश रहते हैं, ये हमेशा क्या रहते हैं मेरे दोस्तों, प्रसन्न रहते हैं, है ना। ये हमेशा क्या रखते हैं दोस्तों, उत्साही रहते हैं, उत्साह इनके अंदर बना होता है। ये आपको ध्यान रखना है, बड़े जोशीले स्वभाव के होते हैं, है ना, मस्त मौला होते हैं ये लोग, जिसके अंदर ब्लड जो है अधिक बड़ा होता है। ये आपको ध्यान रखना है, एनी टाइम हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, मस्त रहते हैं। ये किसकी वजह से होता है, ब्लड की वजह से होता है। वर्तमान के प्रेजेंट टाइम में लोगों के अंदर ब्लड जो है दोस्तों बड़ा डाउन जा रहा है, लोगों के अंदर लाल पित्त की कमी आती चली जा रही है, अधिकांश लोगों के अंदर काला पित्त बढ़ रहा है। इसके पीछे कारण है कि उनकी कल्पनाएं, उनके सपने, उनकी आवश्यकताएं, है ना, जो पूर्ण नहीं हो पाती है, या एक कंपटीशन की भावना, प्रतिस्पर्धा की भावना, इसकी वजह से लोगों के अंदर काला पित्त जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसीलिए आप प्रेजेंट टाइम में देखोगे लोगों के अंदर निराशा और हताशा भरपूर हो गई है ना, आशावादिता का गुण कम हो गया है। ये बढ़ने के पीछे जो कारण हुआ है वो क्या हुआ है, लोगों के अंदर काला पित्त बढ़ा, लाल पित्त जो है बहुत डाउन हो गया है, लोगों के अंदर ब्लड ही नहीं। जैसे मैं आपको एक
खुल आपको खुद को पूछो कि बताओ आप अंतिम समय में खुल करके कब हंसे थे? ऐसा हंसना कि सांस बंद हो जाए, है ना, पेट पकड़ करके हंसे थे, इतना लौट करके, जो जैसे अपन बचपन में हंसा करते थे, है ना, हंसते हंसते पूरे 4 बार जो है पलट जाते थे। अब ये मैं कहूँ कि आप लास्ट टाइम ऐसा कब हंसे थे? जब सांस रुक गई हो, है ना, जब पेट पकड़ लिया हो आपने हंसते हंसते, ऐसा हम कब हंसे थे? हमें नहीं याद है हम कब हंसे थे, क्योंकि हमारे अंदर आशावादिता समाप्त हो गई है। लाल पित्त बढ़ ही नहीं रहा है, काला पित्त इतना बढ़ गया है कि निराशा हताशा के चक्कर में ये प्रसन्नता उत्साहिता कहीं ना कहीं दब करके चली गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसके पीछे भी कहीं ना कहीं मनोविज्ञान लगा हुआ है। अब अपन बात करते हैं मेरे दोस्तों आपके, इसके बाद में येलो बाइल या पीला पित्त की अपन बात करते हैं दोस्तों। इसके अंदर क्या होता है ना, आपने ये 2 चीज सुनी होती कि ये बड़ा लाल पीला हो रहा है ना, पीला होने का मतलब क्रोध आना, बड़ा येलो हो रहा है ना। तो लाल और पीले का संबंध जो है अपन राजस्थान के अंदर भी क्रोध में माना गया है ना। तो ध्यान रखना, पीला जो व्यक्तित्व होता है या जिसके अंदर कौन सा गुण बढ़ जाता है मेरे दोस्तों, जिनके अंदर जो है आपके कौन सा गुण बढ़ जाए, जिसके अंदर किसी व्यक्ति के अंदर यदि पीला द्रव्य आवश्यकता से ज्यादा बढ़ गया है, येलो बाइल की यदि क्या हो गई मेरे दोस्तों, वृद्धि हो गई, तो इसका जो मूल गुण पाया जाएगा वो तो क्या पाया जाएगा, इसका मुख्य गुण होता है आक्रामकता या क्रोधी। इन व्यक्तियों के अंदर क्रोध सबसे जारी आएगा, भरपूर। तामसी प्रवृत्ति पड़ी थी ना अपन ने अभी जस्ट पहले, ये एक प्रकार के तामस वाले व्यक्तित्व है, इनके अंदर तामसी प्रवृत्ति जो है कूट कूट करके भरी होती है। तो आप ये कह सकते हो कि इनके अंदर जो होता है वो क्या होता है मेरे दोस्तों, क्रोध सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे ज्यादा क्रोध इनके अंदर होता है। ये एक प्रकार के बड़े चिड़चिड़े टाइप के, बड़े आक्रामक टाइप के, बड़े गुस्सेल टाइप के व्यक्तित्व होते हैं ये पीले पित्त के कारण। छोटी छोटी बातों पर इनको क्रोध आ जाता है, छोटी छोटी बातों पर ये लोगों से नाराज हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर इनको गुस्सा आ जाता है ना, जितना इनको आना नहीं चाहिए। किसकी वजह से होता है? पीला पित्त की वजह से। इनकी आक्रामकता अनकंट्रोल होती है, इनकी आक्रामकता को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ये सामने बोल जाते हैं लोगों के। इनके बारे में जो होता है वो किसकी वजह से होता है? आपके पीला पित्त की वजह से होता है। तो ध्यान रखना इनका मूल गुण तो क्या हो जाएगा? क्रोधी। और आपको ध्यान रखना इनके अंदर क्या क्या बढ़ जाती है, तो हल्की हल्की चीजें याद रखना। एक तो इनके अंदर आक्रामकता बढ़ जाती है भाई, क्या बढ़ जाती है दोस्तों? एक तो इनके अंदर आक्रामकता बढ़ जाती है, ये बड़े गुस्सेल स्वभाव के हो जाते हैं भाई, बड़े गुस्सेल स्वभाव के हो जाते हैं। गुस्सा जो है इनको क्या आ जाता है? ज्यादा आ जाता है। बड़े चिड़चिड़े स्वभाव के जो हैं ये व्यक्तित्व हो जाते हैं, जो कौन से स्वभाव के अंतर्गत आते हैं आपके? वो आते हैं आपके पीला पित्त के अंतर्गत। तो 3 प्रकार के द्रव्य अभी तक अपन जो है दोस्तों पढ़ चुके हैं। 3 प्रकार के द्रव्य के बाद में चौथा प्रकार का द्रव्य हमारे पास में जो आता है, या अंतिम द्रव्य जो आता है, जिसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों? कफ, या इसको कहते हैं श्लेष्मा। कफ, या इसको अपन क्या कहेंगे मेरे दोस्तों? श्लेष्मा की बात करते हैं, हिंदी में इसको श्लेष्मा कहते हैं। इनकी बात करते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। देखो इनके अंदर क्या होता है दोस्तों, इनके अंदर जो मुख्य गुण पाया जाता है उसका नाम ही है श्लेष्मिक, या इसको आपके कफी। ये जो होता है ये क्या होता है कि बड़ा ठंडी प्रवृत्ति का व्यक्तित्व है, ये बड़े ठंडे होते हैं। आपने कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा कि कोई भी काम करने के लिए जाते, कोई व्यक्ति उनको 2 घंटे तक बिठा करके रख दे, फिर भी उनको गुस्सा नहीं आ रहा, आराम से बैठे, कोई नहीं आने देंगे, कर देंगे। मतलब जो रिलैक्स होकर के काम करने वाले हैं ना, उनको कहा जाता है आपके कफ प्रवृत्ति की। बड़े ठंडी प्रवृत्ति के होते हैं, बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, बड़े निष्क्रिय भी होते हैं। इनके अंदर एक्टिव देवता नहीं होती है, उनको कभी ये नहीं लगता है कि मैं काम से आया तो ये काम मेरा 15 मिनट का था और 4 घंटे जो है ना कोई बात नहीं बिगाड़ रहे हो ना, उनके साथ में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बड़े निष्क्रिय टाइप के होते हैं, बड़े ठंडी प्रवृत्ति के, बड़े शीत प्रवृत्ति के जो है ये व्यक्तित्व आपके पाए जाते हैं। निष्क्रियता इनके अंदर क्या होती है? इनका मुख्य गुण जो होता है उसको कहा जाता है श्लेष्मिक, श्लेष्मिक, या इसको कफी कहा जाता है, कफी। मुख्य गुण जो इसमें पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? आपके कफी। इनके बारे में क्या याद रखोगे दोस्तों कि इनमें इनके अंदर क्या होती है दोस्तों? निष्क्रियता अधिक होती है, निष्क्रियता, है ना, बड़े ठंडे या शीत स्वभाव के। ठंडे या क्या होता है इनका स्वभाव कैसा होता है? बड़ा शीत स्वभाव, है ना, ये ध्यान रख। उत्साह विहीन, किसी भी प्रकार का इनके अंदर उत्साह नहीं होता है
है ना, उत्साह विहीन, ये इनके अंदर पाया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर कफ बढ़ जाता है तो ऐसी चीजें आ जाती है, बड़ा ठंडा या शांत स्वभाव का बन जाता है, जिसकी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अत्यधिक शांत व्यक्ति भी लोगों को ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकते। लोगों को प्रभावित करने के लिए या लोगों से जुड़ने के लिए व्यक्ति का थोड़ा सा एक्टिव, थोड़ा सा सक्रिय होना क्या होता है, जरूरी होता है। ये 4 प्रकार जो है सबसे पहले वो किसने बताए थे, हिप्पोक्रेट्स ने बताए थे। तो याद रखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मैंने आपको कहा था कि हिप्पोक्रेट्स का सिद्धांत, जिन्होंने आपके व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए। सबसे पहला प्रकार आएगा काला पीत, जिसका मुख्य गुण होता है विषाद। इनके लोग निराश, हताश, घबराए हुए, भय और कुंठित टाइप जो है दिखते हैं। फिर आता है आपका लाल पीत, जिसका मुख्य गुण होता है आशावादिता। ये लोग सक्रिय, खुश, प्रसन्न, उत्साही और बड़े जोशीले स्वभाव के जो है ये व्यक्ति पाए जाते हैं। पीले पीत वाले व्यक्ति थोड़े क्रोधी टाइप के होते, आक्रामक, गुस्सेल, चिड़चिड़े टाइप के व्यक्तित्व होते। कप या श्लेष्मा वाले व्यक्तित्व होते, वो बड़े श्लेष्मिक, उनका जो मेन गुण है वो पाया जाता है इनके अंदर। और ये ध्यान रखना कि ये बड़े निष्क्रिय होते हैं या ये बड़े उत्साह के बिना या बिना उत्साह वाले होते हैं। इनके अंदर जो है ठंडे या शीत प्रवृत्ति जो है इनके अंदर पाई जाती है, या आपको शीत स्वभाव जो है इनका हल्का सा पाया जाता है। ये आपको क्या रखना है, इसका ध्यान रखना है। इससे पहले अपन ने पढ़ा था चरक संहिता के अनुसार, तो 3 प्रकार ये भी याद रख लेना, वात, पित्त और कफ। इससे पहले अपन ने कौन सा पढ़ा था, तो ध्यान रखना, इससे पहले अपन ने वैदिक संहिता के अनुसार पढ़ा था। तो वैदिक संहिता के अनुसार भी 3 प्रकार होते हैं, एक तमोगुणी जो तामसी होते हैं, एक रजोगुणी जो राजसी होते हैं, एक सतोगुणी जो कैसे होते हैं, आपके सात्विक होते हैं। तामसी प्रवृत्ति के लोग गुस्सेल, चिड़चिड़े, है ना, इस टाइप के जो काला पीत वाले होते ना, उनसे मिलते जुलते होते। राजसी टाइप वाले थोड़े बैलेंस बनाकर चलने वाले, लाल पीत वालों की तरह, है ना, बिल्कुल उत्साही और आशावादी होकर के चलते। सतोगुणी जो होते बड़े शांत प्रवृत्ति के होते हैं, बड़े सुशील प्रवृत्ति के होते, भगवान के भरोसे चलने वाले, प्रकृति के भरोसे चलने वाले, है ना, किसी भी प्रकार का कोई लोड नहीं वाले, जो हो रहा है, जो बढ़िया हो रहा है, जो नहीं हो रहा है वो भी अच्छा, इस प्रकार की जो भावनाएं रखने वाले लोग होते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, ये। तो आज की क्लास में अपन ने व्यक्तित्व को 3 भागों में पढ़ा था। वैदिक संहिता के अनुसार पढ़ा, चरक संहिता या आयुर्वेद के अनुसार पढ़ा, और हिप्पोक्रेट्स के अनुसार पढ़ा। इसमें से आज जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो कौन सा हो जाएगा, आपके हिप्पोक्रेट्स। रोज की क्लास के अंतर्गत अपन 2 से 3 व्यक्तित्व के प्रकार डेली पढ़ेंगे। 10-12 प्रकार ही हैं जो 3-4 क्लास के अंतर्गत पूरे हो जाएंगे। यदि मैं घंटे की क्लास लेता हूं तो 3 क्लास के अंदर लगभग पूरे हो जाते हैं, और आधे घंटे की लेता हूं तो 4 क्लास मान लो, तो 3 क्लास तो आपकी ये होगी, 4-5 क्लास व्यक्तित्व की और हो जाएगी, 7-8 क्लास में आपका व्यक्तित्व क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ये 8 क्लास नहीं है, ये 4 क्लास ही है, क्योंकि 1-1 घंटे के लेता तो 4 क्लासेस बनती, मैं आधे घंटे की ले रहा हूं, इसलिए ये 8 बननी जा रही है ना। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, और क्यों ले रहा हूं ये तो मैंने आपको बता ही रखा है कि इस वजह से ले रहा हूं। ये चीजें आपको याद रखनी। तो क्लास बढ़िया लगी होगी, अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, तो बिल्कुल पढ़ें और तैयारी को अपनी जो है मजबूत करें, और मैं आशा करता हूं कि व्यक्तित्व आपको बड़ा समझ में आ रहा होगा। तो बिल्कुल आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा, सीखा, जाना, समझा, याद किया, वो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा लाभकारी या हितकारी सिद्ध होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं, ऐसा मुझे विश्वास है। तो बिल्कुल हंसते रहे, प्रसन्नचित रहे, आनंद में रहे, मजे लेते रहे, लेकिन साथ साथ में अपनी तैयारी को भी जोरों और शोरों से जारी रखें। कल फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय हिंद।